कार्यक्रम में हमने नाभिक की संरचना, आकार तथा घनत्व के बारे में जाना था। हमने नाभिक की बंधन ऊर्जा और नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के बारे में भी जाना था। हमने नाभिकीय बलों के विशेष गुणों को भी समझा था। नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के ग्राफ को देखने से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि काफ़ी हल्के तथा काफ़ी भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन मध्यम द्रव्यमान के स्थायी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से कम है, तो ये नाभिक स्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर के साथ हम आज फिर उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हम रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा अल्फा, बीटा तथा गामा क्षय के बारे में भी जानेंगे। रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता की खोज सन 1896 में संयोग से हुई थी। A.H. बेकरल जब यौगिकों को दृश्य प्रकाश से विकिरणित करके उनकी प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने एक रोचक परिघटना देखी। हुआ ये कि उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद उनको काले कागज में लपेट दिया। इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रख दिया। इसी प्रकार कई घंटे तक रखे रहने के बाद जब उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया तो यह पाया गया कि वह प्लेट काली पड़ चुकी थी। यह किसी ऐसी चीज के कारण हुआ होगा जो यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी तथा काले कागज और चांदी दोनों को भेद कर फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गई होगी। बाद में किए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है। इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। पहला अल्फा क्षय, जिसमें हीलियम नाभिक 2He4 उत्सर्जित होती है। दूसरा बीटा क्षय, जिसमें इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। पॉजिट्रॉन ऐसे कण होते हैं जिसका द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, पर आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। और तीसरा गामा क्षय, जिसमें 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे भी अधिक ऊर्जा के फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। किसी रेडियो एक्टिव नमूने में जिसमें अल्फा, बीटा अथवा गामा क्षय हो रहा हो, यह पाया जाता है कि एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि दिए गए नमूने में नाभिकों की संख्या n हो और डेल्टा t समय में डेल्टा n नाभिक क्षयित हो रहे हों, तो डेल्टा n बटा डेल्टा t समानुपाती होता है n के, अर्थात डेल्टा n बटा डेल्टा t बराबर लैम्डा n, जहाँ लैम्डा रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक अथवा विघटन स्थिरांक है। डेल्टा t समय में दिए गए नमूने में नाभिकों की संख्या में हुआ परिवर्तन dn बराबर माइनस डेल्टा n है। अतः जब डेल्टा t शून्य की ओर अग्रसर है तो n में परिवर्तन की दर dn बटा dt बराबर माइनस लैम्डा n होगी। ध्यान देने वाली बात है कि डेल्टा n क्षयित नाभिकों की संख्या है, अतः इसका मान सदैव धनात्मक होता है। dn n में परिवर्तन है और इसका कोई भी चिन्ह हो सकता है। यहाँ ऋणात्मक है क्योंकि मूल n नाभिकों में डेल्टा n क्षयित हो जाते हैं और n माइनस डेल्टा n शेष रहते हैं। इस समीकरण को
दोनों ओर समाकलन करने पर dn बटा n का n शून्य से n तक समाकलन बराबर होगा माइनस लैम्डा dt का t शून्य से t तक समाकलन या ln n माइनस ln n शून्य बराबर माइनस लैम्डा t माइनस t शून्य। यहाँ n शून्य किसी क्षण t शून्य पर रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या है। t शून्य बराबर शून्य रखकर समीकरण ln n माइनस ln n शून्य बराबर माइनस लैम्डा t माइनस t शून्य को पुनर्व्यवस्थित करने पर ln n बटा n शून्य बराबर माइनस लैम्डा t या n t बराबर n शून्य e की घात माइनस लैम्डा t। रेडियो नाभिकों का क्षय इसी रेडियो एक्टिव क्षयता नियम के अनुसार होता है। रेडियो एक्टिव सक्रियता किसी नमूने की क्षयता दर r प्रति एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या होती है। माना कि dt समयांतराल में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या डेल्टा n है, तो dn बराबर माइनस डेल्टा n। धनात्मक राशि r की निम्न व्याख्या होती है। r बराबर माइनस dn बटा dt बराबर लैम्डा n शून्य e की घात माइनस लैम्डा t या r बराबर r शून्य e की घात माइनस लैम्डा t। यह रेडियो एक्टिव क्षयता नियम के समान है। r शून्य t बराबर शून्य पर क्षयता दर है। किसी निश्चित समय t पर क्षयता दर r का उस समय अक्षयित नाभिकों की संख्या n से संबंध r बराबर लैम्डा n होगा। रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या की तुलना में किसी नमूने की क्षयता दर अधिक प्रायोगिक मापन राशि है तथा इसका एक निश्चित नाम सक्रियता या एक्टिवता है। रेडियो एक्टिव सक्रियता के मात्रक, इसका SI मात्रक बैकेरल BQ है जो रेडियो एक्टिविता के खोजकर्ता हेनरी बैकेरल की स्मृति में निश्चित किया गया है। बैकेरल का अर्थ एक क्षय प्रति सेकंड है। एक दूसरा मात्रक क्यूरी CI भी सामान्य प्रचलन में है। एक CI बराबर 3.7 गुणा 10 की घात 10 क्षय प्रति सेकंड बराबर 3.7 गुणा 10 की घात 10 बेकुरल। विभिन्न रेडियो नाभिकों की क्षयता दर काफी अधिक भिन्न भिन्न होती है। रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु, रेडियो एक्टिवता के गुण को अर्ध आयु के आधार पर मापा जा सकता है। किसी रेडियो नाभिक की अर्ध आयु t आधा वह समय है जिसमें इसकी संख्या n प्रारंभिक संख्या n शून्य की आधी रह जाती है। जब समय t बराबर t आधा तब n बराबर n शून्य बटा 2। nt बराबर n शून्य e की घात माइनस लैम्डा t में मान रखने पर हमको मिलता है t आधा बराबर ln2 बटा लैम्डा बराबर 0.693 बटा लैम्डा। यदि संख्या n शून्य t आधा समय में आधी हो जाती है तो सक्रियता r शून्य भी इसी समय में आधी रह जाएगी। औसत आयु, एक और संबंधित मापदंड औसत आयु टाउ है। किसी समयांतराल t से t प्लस डेल्टा t में क्षयित नाभिक RT डेल्टा t बराबर लैम्डा n शून्य e की घात माइनस लैम्डा t डेल्टा t है। इसमें से सभी नाभिक t समय तक जीवित रहते हैं, अतः इन सभी नाभिकों का कुल जीवन t लैम्डा n शून्य e की घात माइनस लैम्डा t होगा।
कुछ नाभिकों का जीवन काल कम तथा कुछ नाभिकों का जीवन काल अधिक होता है। अतः औसत आयु का मान प्राप्त करने के लिए RT डेल्टा टी बराबर लैम्डा n शून्य e की घात माइनस लैम्डा टी डेल्टा टी का कुल समय 0 से अनंत तक के लिए समाकलन कर समय t बराबर 0 पर उपलब्ध नाभिकों की संख्या n शून्य से भाग देना होगा। अतः टाउ बराबर लैम्डा n शून्य टी ई की घात माइनस लैम्डा टी का 0 से अनंत तक समाकलन बटा n शून्य बराबर लैम्डा टी ई की घात माइनस लैम्डा टी डी टी का 0 से अनंत तक समाकलन बराबर 1 लैम्डा। चर घातांकीय क्षय। इस चित्र में रेडियो एक्टिव प्रजातियों का चर घातांकी क्षय दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक t आधा समय के पश्चात दी गई प्रजाति की संख्या आधी रह जाती है। अर्ध आयु तथा औसत आयु में संबंध। हमें मालूम है कि t आधा बराबर ln2 बटा लैम्डा तथा औसत आयु टाउ बराबर 1 लैम्डा। इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के साथ हल करने पर हमको मिलता है t आधा बराबर टाउ ln 2। ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि ट्राइटियम एवं प्लूटोनियम जिनकी अर्ध आयु विश्व की आयु लगभग 15 अरब वर्ष की तुलना में बहुत कम है, काफी समय पहले ही विघटित हो चुके हैं तथा प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। हालांकि इनका नाभिकीय अभिक्रियाओं में अप्राकृतिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है। अल्फा क्षय। अल्फा क्षय में हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है। इस क्षय में उत्पादित विघटनज नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्षय होने वाले मूल नाभिकों की तुलना में 4 कम होती है तथा परमाणु क्रमांक 2 कम होता है। अल्फा क्षय में हम अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं, ZXA से हमको मिलेगा Z माइनस 2 YA माइनस 4 प्लस 2 HE4। उदाहरण के लिए 92 U238 से मिलता है 90 TH234 प्लस 2 HE4। क्यू मान। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध तथा ऊर्जा संरक्षण से यह स्पष्ट है कि ऐसा स्वतः क्षय केवल क्षय उत्पादों का कुल द्रव्यमान प्रारंभिक नाभिक के द्रव्यमान से कम होने की स्थिति में ही संभव है। द्रव्यमान में यह अंतर उत्पादों की गतिज ऊर्जा के रूप में अवतरित होता है। प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा एवं क्षय उत्पादों की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का अंतर इस प्रक्रिया का क्यू मान अथवा विघटनज ऊर्जा कहलाता है। अल्फा क्षय में क्यू मान होगा क्यू बराबर mx माइनस my माइनस mhe² ऊर्जा का यह मान इस प्रक्रिया में जनित कुल गतिज ऊर्जा अथवा उत्पादों की कुल गतिज ऊर्जा भी है, यदि प्रारंभिक नाभिक x स्थिर हो। स्पष्टता किसी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया जैसे कि अल्फा क्षय के लिए Q सदैव 0 से बड़ा होता है। बीटा क्षय। बीटा क्षय में किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है। बीटा माइनस क्षय तथा बीटा प्लस क्षय के सामान्य उदाहरण 15p32 देता है 16s32 प्लस E माइनस प्लस न्यू बार। 11Na22 देता है 10Na22 प्लस
E प्लस न्यू, जहाँ न्यू न्यूट्रिनो तथा न्यू बार एंटी न्यूट्रिनो हैं। बीटा माइनस तथा बीटा प्लस दोनों ही क्षयों में द्रव्यमान संख्या A नहीं बदलती। बीटा क्षय में नाभिक का परमाणु क्रमांक Z एक अधिक हो जाता है, जबकि बीटा प्लस क्षय में एक कम हो जाता है। बीटा माइनस क्षय में मूल नाभिकीय प्रक्रिया न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण है। N से मिलता है P प्लस E माइनस प्लस न्यू बार, जबकि बीटा प्लस क्षय में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है। P से मिलता है N प्लस E प्लस न्यू। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम है, अतः प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में क्षय केवल नाभिक के अंदर ही संभव है, जबकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में क्षय मुक्त अवस्था में भी संभव है। गामा क्षय। परमाणु के समान नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। अनुत्तेजित अवस्था तथा उत्तेजित अवस्थाएं, इनके ऊर्जा के मानों में अत्यधिक भिन्नता होती है। परमाणविक ऊर्जा स्तरों का कोटिमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाओं का अंतर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटिमान का होता है। जब कोई उत्तेजित नाभिक निम्न उत्तेजित अवस्था अथवा अनुत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है, तो नाभिक के दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के समान ऊर्जा का फोटॉन उत्सर्जित होता है। यही गामा क्षय कहलाता है। यह ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कठोर एक्स किरणों के परिसर से कम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों से संबंधित होती है। सामान्यतः किसी गामा किरण का उत्सर्जन अल्फा अथवा बीटा क्षय में विघटनज नाभिक का उत्तेजित अवस्था में रहने की अवस्था में होता है। उत्तेजित नाभिक अनुत्तेजित अवस्था में आने की प्रक्रिया में एक फोटॉन अथवा एक से अधिक फोटॉनों का उत्सर्जन करते हैं। इस आरेख में 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं की गामा किरणों के क्रमवार उत्सर्जन 27 CO60 नाभिक के बीटा माइनस क्षय द्वारा 28 Ni60 नाभिक में क्षयित होने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होता है। अब हम रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता पर आधारित एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु T वर्ष है। कितने समय के बाद इसकी एक्टिवता प्रारंभिक एक्टिविता की 3.125% रह जाएगी। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हमें दिया है कि प्रारंभिक एक्टिविता R0 बराबर 100। इस समय की एक्टिविता यानी T समय के पश्चात जो एक्टिविता है वो R बराबर 3.125 तथा अर्ध आयु T आधा बराबर बड़ा T। हम जानते हैं कि अर्ध आयु T आधा बराबर ln2 बटा लैम्डा होता है, इसलिए यहाँ से लैम्डा बराबर ln2 बटा बड़ा T। फिर से हमको पता है कि R बराबर R0 e की घात माइनस लैम्डा T, इसलिए अगर हम मान रखें तो R का मान 3.125 बराबर R0 का मान 100 e की घात माइनस लैम्डा T या e की घात माइनस लैम्डा T बराबर 2 की घात माइनस 5 या लैम्डा T बराबर 5 ln2 या T ln2 बटा T बराबर 5 ln2 अर्थात
T बराबर 5 T वर्ष। आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि रेडियो एक्टिवता क्या है तथा रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है। हमने रेडियो एक्टिवता से संबंधित प्रकरणों जैसे सक्रियता, अर्ध आयु, औसत आयु तथा इनके आपस के संबंध के बारे में भी जाना। कार्यक्रम के अंत में हमने अल्फा, बीटा तथा गामा के बारे में भी जाना और रेडियो एक्टिव सक्रियता पर एक प्रश्न भी हल किया। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिवता प्राप्त कर सकते हैं? क्या परमाणु नाभिकों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर आप खोजने का प्रयास कीजिए। हम भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।